नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। मैं कृष्ण गर्ग जी का और टीपी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज गुप्ता जी का आभारी हूँ। वो हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई नॉलेज and experiences how to boost your immunity. On this topic, I am going to speak. And if you have any questions, you can ask me at the end of this lecture or you can send by chat. Boost your immunity by change in lifestyle. So, first, I would like to tell you what is the immunity. Immunity is the ability to resist, to fight, to control and eradicate any organism, virus, bacteria or other, means like parasite. इम्यूनिटी ईश्वर द्वारा दी गई हमको वो शक्ति है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जो बाहर के कीटाणुओं से अपनी रक्षा करता है, फाइट करता है, रोकता है, कंट्रोल करता है और अल्टीमेटली उनको किल कर देता है। इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी हमारे शरीर में कैसे डेवलप होती है, कौन से प्रकार की इम्यूनिटी होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आई एम गोइंग टू टेल यू। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटीज इन आवर बॉडी. One is the active immunity and another is the passive immunity. Active immunity कैसे आती है हमारे शरीर में? Again, this is two types. One comes from infection which we get in day-to-day our life, or once in our lifetime if somebody got infection, then उस बैक्टीरिया को या वायरस को किल करने के लिए हमारे बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाती है। वो मॉलिक्यूल उस बैक्टीरिया या वायरस को मारते हैं, तो वो हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहते हैं। वो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई इन रेस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन, दैट विल बी एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज लाइक दिस द इन्फेक्शन। अनदर इम्यूनिटी जो हम बहुत सारे प्रकार के वैक्सीनेशन लेते हैं, जब अपना जन्म होता है तब बहुत प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पे लगाए जाते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए लगाए जाते हैं। वो टीके हमारे शरीर में पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को डेवलप करते हैं और वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट में काम करती है। जैसे BCG का वैक्सीनेशन है और बहुत सारे हैं, टेटेनस का है, टाइफाइड का है ना, खांसी का है, खसरा का, ये सारे इन्फेक्शन है। फिर दूसरी इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारा शरीर उनको नहीं बना रहा है, we are taking those antibodies from outside the body. Like जब बच्चा होता है तो माँ का दूध पीता है, मदर्स मिल्क से उसको एंटीबॉडीज प्राप्त होती है जो मदर के पास होती है। मीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स व्हेन यू गेट antibodies, that is called as passive immunity, and another is the artificial immunity in which antibody receives from in a form of medicines like plasma. आजकल अब इन दिनों आपने you must be hearing कि the patient who got treated by the corona से ट्रीट हो गए, उनके शरीर में वो ट्रीट क्यों हो गए? क्योंकि जब कोरोना अंदर गया तो हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज बनाई और उन एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस को मार दिया, वो विन हो गया। तो दैट पर्सन हैज गॉट मैनी एंटीबॉडीज विच वर्क्स अगेंस्ट द कोरोना। तो उस मरीज का प्लाज्मा लिया जाता है और प्लाज्मा लेकर के दूसरे मरीज को दे दिया जाता है उस एंटीबॉडीज को। ये थेरेपी चल रही है, ऑल्दो इट इज स्टिल येट नॉट फुल्ली प्रूवन, बट इट हैज बीन शोन अर्ली रिजल्ट दैट इट इज इफेक्टिव। तो दिस इज टाइप ऑफ अनदर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. Okay, so you understand the immunity. Now I would like to tell you something about the corona which has diverted our attention on this. This is the coronavirus. You must all be seeing on the TV every day. It has got many spikes. All those studies are going on. There are few controversies regarding or the things which are not yet clear up
science because it's a new virus, COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज, जो जिसके कारण पर्टिकुलर डिजीज डेवलप होती है। और कुछ चीज़ें नॉन कंट्रोवर्शियल है, फिक्स है। कंट्रोवर्शियल क्या है? ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल है। कुछ लोग कहते हैं कि द चाइना हैज़ मेड एज ए बायो वेपन, बट इट इज़ नॉट क्लियर, और इट इज़ नेचुरल। तो यू नीड नॉट टू फॉल इन दिस कंट्रोवर्सी। This is mutating, yes. There are few evidences that it is mutating, and there are different varieties of the corona. Like in Wuhan, they are different. In US, they are different, and in India, it is said they are the two spike coronavirus in India, which is less dangerous, but it is not yet proved. Indian has got more immunity against the corona. It is yet to be proved. The peoples are dying in India as well, but the death rates are less. But again, another thing is we cannot compare from the US or from the China or from the Italy, because it is said they are 1 month ahead of us. वो हमसे 1 महीने आगे हैं, हम 1 महीने पीछे, तो उनका पीक आया है। जैसे पहले चाइना का पीक आया, फिर यूरोपियन कंट्रीज का आया, फिर अमेरिका का, ऐसा हमारा इंडिया का पीक हो सकता है आना बाकी हो। लेकिन अभी तक ये है कि हमारे यहाँ लेस डेथ्स है, और शायद टेस्ट को लेके भी कुछ है कि शायद इंडिया में उतने टेस्ट हो रहे। हमको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। फिर BCG वैक्सीनेशन के कारण हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। मलेरिया की हम लोग अधिकांश लोग दवाइयाँ ले चुके हैं। ये ऐसी भी एक स्टडी आई है जो ये कहती है कि जिन कंट्रीज़ में मलेरिया हुआ है उनमें कोरोना के वायरस का इफेक्ट कम हुआ हो। Yes, there are evidences about that, but still we can't say. फिर HCQ टैबलेट के बारे में काफ़ी हद तक एक्सेप्ट किया जा चुका है कि इट वर्क्स अगेंस्ट इट। ये जो लोग HCQ लेते हैं उनमें इसके सिम्टम्स लेस सीवियर होते हैं। यह HCQ इज हेल्पिंग, although it is being taken given as a treatment, but still more studies are needed to prove the efficacy of HCQ. Similarly, azithromycin is one of the antibiotic. Other antiviral therapies, yes, they are being given, and a cocktail therapy has been made, because साइंस में ये शुरू से रहा है, जब कोई नई बीमारी आती तो हमारे पास दवाइयाँ नहीं रहती है, तो हिट एंड ट्रायल होता है पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे, या वो जो कीटाणु या वायरस आया उसकी सिमिलरिटी दूसरे वायरस से मिलाते हैं, और उसको देख के उसकी स्टडी को करके हम उससे सिमिलर प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं, और द रिजल्ट्स हैव बीन फाउंड दैट पेशेंट्स आर गेटिंग बेटर विद दोज। प्लाज्मा थेरेपी जो मैंने आपको बताया, एंड टेस्ट फॉर कोरोना डिटेक्शन, इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। और जो अभी जो फास्ट टेस्ट आए थे, जो चाइना से किट आई थी, वो फेक थी ऐसा कहा जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है। जो 2 घंटे में IgG एंड IgM के टेस्ट हो रहे थे, दे हैव बीन स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो PCR जो टेस्ट है अल्टीमेटली वही एक फाइनल टेस्ट है अभी तक। उसके लिए भी कहा जाता है वो 70% सेंसिटिव है, कुछ लोग कहते हैं मोर देन 90% सेंसिटिव है। इन सारी कंट्रोवर्सीज में आपको नहीं जाना है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आपको सिर्फ उन बातों पर विश्वास करना है जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है। एवरी डे गवर्नमेंट रिलीजेस देयर एडवाइजरीज एंड देयर ओपिनियन, यू हैव टू लिसन दैट एंड यू फॉलो दैट। डोंट बिलीव ऑन सोशल मीडिया और WhatsApp messages. There are many WhatsApp messages. They may be true and they may be fake, but you don't know what is that. So always believe on what the government advisory is coming. Final verdict is government verdict. जो नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ है इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्टेब्लिश फैक्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी बात कोरोना वायरस के बारे में, ये खुद चल के आपके घर में नहीं आता है, आप इसके पास जाते हो तभी आता है। तो ये बिन बुलाया मेहमान नहीं है, ये बुलाया हुआ मेहमान है। आप उसके पास जाओगे तब वो आपके पास आएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड फेस कवर इज एसेंशियल, देयर इज नो कंट्रोवर्सी अबाउट इट, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई प्रकार के तरीके बताए। उन्होंने सिंपलेस्ट बताया कि जो अपना एक बड़ा टावल सा होता है जो अक्सर ग्रामीण वर्ग काम में लेता है, वो भी इवन सफिशिएंट है। 4-5 परत उसकी है, वो सफिशिएंट है। उसको डेली धोइएगा आप, बिल्कुल क्लीन
पैनी का, और होए तो दिन में 2 बार भी आप उसको धो सकते हैं गर्म पानी में। बेसिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, रेगुलरली हाथ धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग, मोर देन 70% जिसमें अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, वो इम्पॉर्टेंट है। वार्म वाटर बार बार पीना के फ़ायदे हैं। स्टीम लेना, गुड हाइड्रेशन रहना, और गवर्नमेंट की इस जो एडवाइजरी है लॉकडाउन का, उसका स्ट्रिक्टली पालन करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक आपको पता थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसको रिवाइज करना चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम रिवाइजिंग दिस। अब कोविड-19 यदि आपको हो गया तो आपको कैसा पता लगेगा? सबसे इम्पोर्टेंट, आपको फीवर आ रहा है या ड्राई कफ हो रहा है या थकान हो रही है। कुछ लोगों में नेज़ल कंजेशन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, सॉर थ्रोट हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ऐसे लोगों को यदि हो रहा है तो वो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, फ़ोन पे बात करें, और यदि अस्पताल जा सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पे तो आप उसको दिखाएं। इन सिम्टम्स को आप छुपाएं नहीं। मैं आपको इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं, 80% लोग कोरोना के जो इन्फेक्ट हुए अपने आप ठीक हो जाते हैं, और बहुत कम मरीज हैं जिनको ऐसा कहते हैं, जो आंकड़े बताते हैं 5% पेशेंट होंगे जिनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। बाकी पेशेंट सिंपल ओपीडी डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। ओल्डर पर्सन्स को, या जिनमें एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या अन्य अस्थमा है, या पुरानी लंग डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, जिनको बार बार होते रही है लंग डिजीज़, उनके अंदर ये सीरियस फॉर्म में आ सकता है। तो उनको अपने को एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। जो आपके सीनियर है, मम्मी पापा घर के अंदर है, 60 ऊपर के एज के लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। अब आते हैं, ये स्प्रेड कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन से स्प्रेड होता है। जैसा मैंने कहा, ये आपके घर बैठे नहीं आता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और ये सरफेस पे इवन 72 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। और ऐसा स्टडी बताती, कॉपर पे और कार्डबोर्ड पे 4 घंटे तक रहता है। यू कंसिडर दैट बेसिक रूल है कि मैक्सिमम सरफेसेस पे ये वायरस होगा, तो आप अननेसेसरी जगहों को आप टच ना करें, और यदि टच करते हैं तो उसके बाद में हैंड को वापस क्लीन करें। सेफेस्ट डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर, बेहतर है कि आप 6 फीट पे रहें, बट 1 मीटर पे तो 2 आदमियों के बीच में डिस्टेंस रहनी ही चाहिए। नाउ हाउ द इम्यूनिटी वर्क्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द हाउ द इम्यूनिटी वर्क। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे हमारा बॉर्डर होता है, वैसे बॉडी का एक बॉर्डर है, स्किन है, हमारी म्यूकोजा है, नेजल सीलिया है, स्टोमक का एसिड है, यूरिन का फ्लो है, ये सब ऑटोमेटिक क्लीनिंग करता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारी लिम्फोसाइट्स होती है, ऑल्दो दे आर मेनी टाइप्स ऑफ दैट। टी सेल और बी सेल्स होती है, वो उनको डायरेक्ट खा जाती है, उनको फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये सारे कीटाणु हैं, ये हमारी फैगोसाइट, ये लिम्फोसाइट, ये खा गई इसको और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये दैट्स हाउ द इम्यूनिटी वर्क्स। अगेन ये देखिए, इसको लिया अंदर, अंदर ले लिया अपनी सेल्स ने अंदर, और अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो इसको किल कर देती है। एक को किल किया दूसरे को। दैट्स हाउ द इम्यूनिटी वर्क्स। हमारे शरीर में इम्यूनिटी की सेल्स कहाँ कहाँ पैदा होती है? सबसे पहले बोन मैरो से और थाइमस ग्लैंड से आती है। उसके बाद में लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, बोन मैरो, इनसे वो लिम्फोसाइट्स बनती है, और वो लिम्फोसाइट्स इन बैक्टीरिया और इनके अगेंस्ट में काम करती है। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ स्टाइल। स्ट्रेस के मैकेनिज्म में मैं अभी आऊँगा। मैं इसकी जगह एक शब्द उपयोग में लेना चाहता हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। स्ट्रेस इज ए नेगेटिव वर्ड। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस से स्लीप डिस्टर्ब होती है, और स्लीप डिस्टर्ब होती तो आप इरिटेबल होते हो और आपका रेजिस्टेंस कम होएगा ही होएगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। 6 to 7 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी, आपको सोना ही सोना चाहिए। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, टबैको, हैवी अल्कोहल्स, टॉक्सिन्स, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर न्यूट्रिशन जिनसे हमारी ये सब चीज़ें बनती है, उसमें प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स है,
विटामिन के अंदर विटामिन डी का आजकल रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। विटामिन B12 एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और जिंक और आयरन आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल minerals which help in building up your immunity. Then the genetic and racial variation, कुछ जो जेनेटिक इंडिविजुअल वेरिएशंस है, जैसा आप सुन रहे हैं कि यूरोपियंस में इम्यूनिटी कम है, इंडियंस में बेहतर है, although it is yet to be proved, but for a particular disease one type of race has got better immunity, while for the same disease another race or another person may not have that much. फिर एडवांसिंग एज के साथ में इम्यूनिटी कम हो जाती है। जिन लोगों में डायबिटीज़ है, लंग डिजीजेज है, हार्ट की डिजीजेज है, ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है। कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, रोमेटाइड्स के पेशेंट है, कुछ अन्य स्किन डिजीजेस के पेशेंट है जो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और कई बार वो लोग भी इन्फेक्ट हो जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन जो बैक्टीरिया या वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट, जैसे कोरोना के अगेंस्ट नहीं है, तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी नहीं है। तो यदि वो इन्फेक्शन नहीं हुआ, नया आया है, तो आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में अभी काम करने के लिए ट्रेन नहीं हुई है। अब आज ये सब बातें और आज इतनी डिजीजेस क्यों हो रही है? क्या कारण है कि बहुत से लोग इससे प्रभावित हो रहे? शायद हमने हमारी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं ग्रॉसली अफेक्ट किया है। जो हमें आनंद लेना चाहिए था, आनंद की जो परिभाषा है वो बदल गई है, इस एंजॉयमेंट ने ले ली है। हमारी स्लीप डिस्टर्ब हुई है स्ट्रेस के कारण। हम एक सुंदर घर बनाते हैं, बहुत महंगा बेड बनाते हैं, लेकिन बेड या घर से नींद नहीं आती है। नींद आती है स्ट्रेस फ्री रहने से। हमने कहीं ना कहीं अपने निर्मल आनंद को, प्लेजर को खो दिया है दौलत पाने में, शोहरत पाने में और अय्याशी के अंदर। जैसे इन महानुभाव जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो दौलत, शोहरत और अय्याशी के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्होंने जो निर्मल आनंद है उसको खो दिया है। पहले हमारा जीवन कैसा था? मेहनत कश था, प्रकृति के ज़्यादा क्लोज था, आदमी आदमी के ज़्यादा क्लोज था, लड़ते भी थे, प्यार भी करते थे। आज का आदमी आदमी से दूर हो गया है, प्रकृति से दूर हो गया है। स्मोक है, हमारे सिटी में कंक्रीट की गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, पेड़ कम हो गए, काट दिए गए, सेडेंटरी लाइफ है। सुबह से लेकर रात तक हम काम के लिए दौड़ रहे हैं और आप इन जनाब को देख के ट्रेन से लटक रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे बात करना नहीं छोड़ रहे, और फिर भी हमारा अंत होता है स्ट्रेस में। दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल वी हैव चेंज। व्हाई वी हैव चेंज दिस लाइफ स्टाइल? टू गेट वेल्थ। And what is the definition of today's wealth is money, money, money. Every time we are thinking of paisa, 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 power, wealth, asset. Every year we go to our CA. Either he asks you or we ask them हमारी wealth क्या है, हमारा बैंक में पैसा कितना है, कितने मकान है, कितने प्लॉट हैं, ये सारे assets, कितने शेयर हैं, इन सब को हम गिने चले जा रहे हैं। हमको नहीं पता ये वाकई में काम में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हम गिने चले जा रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि जिस पैसे का उपयोग आप अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, जो तिजोरी में पड़ा हुआ है, वो एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिस ज़मीन का उपयोग आप अपने जीवन में नहीं कर पा रहे, वो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जो सोना आपकी तिजोरियों में पड़ा हुआ है, उसका उपयोग यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सोने और लोहे में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, हमको कभी न कभी तो ये सोचना ही होगा, नहीं तो ये आपकी वेल्थ आपकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करेगी, और लाइफ स्टाइल आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगी, और फिर कोरोना आ जाएगा। ऐसे कोरोना ऐसा मत समझिएगा कि ये कोरोना आज आके ख़त्म हो जाएगा, कल फिर कोई नया कोरोना आएगा, परसों फिर कोरोना आएगा। आपकी को लड़ सकते हो तो इस इम्यूनिटी से ही
आप स्ट्रॉन्ग करके इन चीज़ों से लड़ सकते हैं और वो लाइफ स्टाइल से अफेक्टेड है। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ कि ये जो स्ट्रेस है जो हम आए दिन वेल्थ कमाने में ले रहे हैं, वो स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस हमारे अंदर एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक एक्सिस होता है, उस एक्सिस के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और स्टेरॉइड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। आप सभी स्टेरॉइड के बारे में जानते होंगे कि स्टेरॉइड कभी कभी सीवियर कंडीशन में डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन स्टेरॉइड से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और इम्यूनिटी ग्रॉसली कम होती है। इसी तरीके से स्ट्रेस से ग्रोथ हार्मोन्स कम होते हैं, सेक्स हार्मोन्स कम होते हैं, इनसे हमारी विसरल डिपोजिशन ऑफ फैट बढ़ जाता, मीन्स ओबेसिटी बढ़ती है, मसल थिन हो जाती है, मसल मास कम हो जाता है और बोन की ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो ये एक अकेला स्ट्रेस है। यदि आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आप स्ट्रेस लेना भूल जाएंगे। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल स्टेरॉइड का लेवल बढ़ता है, स्टेरॉइड इम्यूनिटी को कम करता है, इनसे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उससे हमारी ग्रोथ अफेक्ट होती है, सेक्स हार्मोन्स कम होते हैं, उससे विसरल डिपोजिशन होता है और ये हमारे को कहीं न कहीं बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां पैदा करती है। उसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, एलर्जी है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है और बिहेवियर एबनॉर्मलिटी है और एसिडिटी है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो स्ट्रेस आपने लिया है आप उसको हल्के में ना लें। ये स्ट्रेस आपके शरीर के अंग अंग को निचोड़ रहा है, खोखला कर रहा है। जैसे दीमक खोखला करता है, ऐसे ही हमारे शरीर में यदि कोई सबसे बड़ा दीमक है तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस है और स्ट्रेस है। आपको इस स्ट्रेस को कुछ भी करो रोकना होगा। ये सिर दर्द होंगे, जॉइंट पेन होंगे, नेक पेन होगा, बैक पेन होंगे और ये सारा इन सब इस स्ट्रेस का सेकेंडरी इफेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आज हमको इस सब चीजों की याद कैसे आ गई। Why we are discussing all these things today? इम्यूनिटी कहाँ से हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में इंपॉर्टेंट हो गई? क्या हो गया? यह हो गया, कोरोना आपके पीछे पड़ गया, आप भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, आप सोच रहे देखते कौन जीतता है। कोरोना आप पे अल्टीमेटली तो अटैक करेगा। ऐसा सर्वे बताते हैं 60 to 85% ऑफ पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बाय द कोरोना। इट डजेंट मीन कि वो मर जाएंगे, इट डजेंट मीन कि वो अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे, वो जीत भी जाएंगे और कुछ अस्पताल में भी चले जाएंगे। तो लेकिन ये कोरोना आपके पीछे पड़ गया, इसलिए आज आपको याद आ रही कि मैं इम्यूनिटी को इम्प्रूव करूं, क्योंकि आपका पैसा, आपके असेट आपको बचा नहीं पा रहे हैं। अब इसके कारण हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हुए। वो क्वेश्चन है, यार हम जो लाइफ जी रहे हैं क्या वो सही है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या ये गगनचुंबी अट्टालिकाएं हमारा को बचा पाएगी? क्या ये डॉक्टर हमें बचा पाएगा? क्या बड़े बड़े अस्पताल हमें बचा पाएंगे? क्या इस दुनिया में कोई सुपर पावर है? और सुपर पावर है तो वो कौन है? हमने देख लिया, चाइना भी सुपर पावर नहीं, अमेरिका भी सुपर पावर नहीं है, रशिया भी सुपर पावर नहीं है। इन सब में हजारों की तादाद में लोग बाग मरे हैं। अतः हमने सीख लिया कि मनी, पेन पावर और मटेरियल हमारे जीवन को नहीं बचा सकते। इस दुनिया में सुपर पावर यदि कोई है, कोई व्यक्ति स्ट्रांग है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके पास स्ट्रांग इम्यूनिटी है, जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता स्ट्रांग है। वही व्यक्ति अल्टीमेटली कोरोना से जीतेगा ना। अब क्वेश्चन आता है जिसके लिए आज हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, कि इस अब इम्यूनिटी को बूस्ट अप कैसे किया जाए। नाउ वी हैव कम ऑन द पॉइंट। पहले हम थे वाई पे,
नाउ वी आर वांट द आंसर हाउ टू गेट इट। रियल डेफिनेशन, कोरोना से हम जीत सकते हैं तो वेल्थ से ही जीत सकते हैं। और वेल्थ क्या है, जो पहले आपने कहा या मैंने कहा वो नहीं, ये वेल्थ का मतलब है ये, वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ प्लस हेल्थ। जिसका जिसके पास हेल्थ है और खुश है, आनंद में है, परमानंद में है, उसको वेल्थ मिल गई। और जिसके पास वेल्थ है उसकी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो गई। वेल्थ के दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, हैप्पीनेस और हेल्थ। वेल्थ को हम यदि आध्यात्मिक भाषा में या हमारी वेदों की भाषा में जाएंगे तो जो व्यक्ति जिसमें सतगुण, तम गुण और रजोगुण की साम्यावस्था है, संतुलित है ये तीनों, और चित्त इसका स्थिर है, चित्त वृत्तियां का निरोध हो गया, चित्त वृत्तियां कम से कम है, वो व्यक्ति वेल्दी पर्सन कहलाएगा। अब आता है हम हैप्पीनेस और वेल्थ को, हेल्थ को कैसे अर्न कर सकते, कैसे गेन कर सकते। लेट्स गो ऑन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस दोस्तों, खुशहाली, प्रसन्नता, या स्ट्रेसफुल ना होना, या दुखी ना होना। कैसे? इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन। यदि आपका एटीट्यूड अच्छा है तो कोई भी घटना जो आपके सामने घट रही है उसके प्रति आप उसको उसी रूप में परसीव करेंगे और उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। जैसे सिंपल अभी कोरोना हो गया है, बहुत सारे लोग हैं अपने लॉकडाउन का आनंद उठा रहे, नई नई चीज़ें घर में उठा रहे, अपने बच्चों के साथ समय उतार रहे, अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा समय दे रहे, नई नई चीज़ें सीख रहे, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डिशेस बनाना सीख रहा है, कोई घर में बैठा एक्सरसाइज कर रहा है। और कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर पकड़ के बैठे, हमारा व्यापार कब शुरू होगा, हमारे इतने पैसे का नुकसान होगा। एक्शन एक है, रिएक्शन डिफरेंट है। तो ये है आपने इसको किस रूप में परसीव किया और उसी के आप से इसने रिएक्ट किया है, दैट इज योर एटीट्यूड। अब इस एटीट्यूड को कैसे सीखा जाए? एटीट्यूड में दो चीज़ें होती, स्वार्थी होना और बिजनेसमैन होना। स्वार्थी होना मैंने बहुत अलग, जो व्यक्ति स्वयं को अर्थ देता है, जो व्यक्ति अपने आप को समझता है, जो व्यक्ति अपनी आप की रेस्पेक्ट करता है, जो वैल्यू करता है, वो व्यक्ति स्वार्थी है। इसका प्रारंभ कब कर सकते? स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ, स्टार्ट रियलाइजिंग योर सेल्फ, देन इंटरiorise, अपने अंतर्मन में झांको। जब आप अंतर्मन में झांकते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। फिर आप क्रिटिकली एनालाइज करिए और गहराई में जाने पे आपको कुछ आपकी बैड हैबिट्स नज़र आती है, कुछ लिमिटेशंस नज़र आती है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो स्वार्थी होने का मतलब है जो अपने आप को वैल्यू करता है, अपने आप को समझ जाता है, जान जाता है, अपने गुणों के बारे में, अपने अवगुणों के बारे में और अपने लिमिटेशंस के बारे में, वो व्यक्ति स्वार्थी है। और जिस व्यक्ति ने ये जान लिया उसको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक समझ की प्राप्ति होती है कि दूसरों के कल्याण में ही मेरा कल्याण है, दूसरों के दुख में ही मेरा दुख है। परम हितम मम सुखम, दूसरों के हित में ही मेरा सुख है, ये स्वार्थी व्यक्ति जान जाता है। अब आता है दूसरा है बिजनेसमैन का एटीट्यूड। बिजनेसमैन मतलब वो व्यक्ति जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट आज के लिए, कल के लिए, और मैं इवन कहता हूँ अगले जन्म के लिए भी। क्योंकि अभी तो सब महाभारत देख रहे होंगे, अभी आपने कृष्ण का संदेश चल रहा है। कृष्ण ने कहा है कि हम मरते नहीं हैं, हम सिर्फ कपड़े चेंज करते हैं, शरीर चेंज होता है, हमारी आत्मा जानती है तो जिंदा रहती है, तो उसके लिए तो हमें कमाना ही है। बहुत ये चित्त वृत्तियाँ जो आत्मा के साथ जाएगी वो वापस पृथ्वी पर आएगी, वैसी की वैसी। अतः अगले जन्म के लिए द पर्सन, बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु वर्क फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज सोसाइटी, फॉर हिज नेशन एंड द ह्यूमैनिटी। जो व्यक्ति प्रॉफिट के लिए काम करता है, इन सब चीज़ों के लिए, वो व्यक्ति बिजनेसमैन है। और प्रॉफिट क्या है? वेल्थ कमाना। और वेल्थ क्या है? हैप्पीनेस और हेल्थ को कमाना। हम इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, जैसे मैंने सभी
सीए हैं आप, असेसमेंट करते हैं अपने क्लाइंट का। यदि आप क्लाइंट का असेसमेंट करते वक्त यदि आप ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मेरा जो क्लाइंट है उसकी वेल्थ बढ़े, मीन्स हेल्थ और हैप्पीनेस बढ़े, तो यदि आपकी क्लाइंट की वेल्थ बढ़ती है तो आपकी वेल्थ स्वतः ही बढ़ जाती है। ऐसे ही दाल, शक्कर, चावल बेचने वाला व्यापारी किसी ग्राहक को जब ये बेचता है और प्रार्थना करता है कि उसके परिवार में खुशहाली आए, समृद्ध हो, उसका परिवार स्वस्थ रहे, यदि वो स्वस्थ है, अच्छा है, समृद्ध है, तो उसका व्यापार अपने आप बढ़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेसमैन, दैट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड देन थ्रू आउट लाइफ यू गेट द रिटर्न ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब आता है सक्सेस। ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की है उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेनर हैं, यंग हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लिए हुए हैं, या 11th-12th क्लास में पढ़ रहे हैं। सक्सेस को लेके हमेशा जो लोगों को नहीं मिलती है सक्सेस, वो या तो अनहैप्पी रहते हैं या दुखी रहते हैं। जिनको सक्सेस मिल जाती है वो खुश रहते हैं। तो सक्सेस को गेन करने का सबसे बड़ा प्रथम पॉइंट है कि आपका गोल क्या है, क्योंकि जितना बड़ा गोल होगा, जितना विशाल आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, उतने ही ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, उतनी सिंसियरिटी होगी और सक्सेस मिलने के चांसेस उतने ही होंगे। इसके लिए मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल सुनाता हूँ, बिल्ली और चूहे का। जब बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है तो अक्सर चूहा जीतता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली अपने खाने के लिए दौड़ रही है और चूहा अपने लाइफ के लिए दौड़ रहा है। तो बड़ा एम क्या है? जिंदगी को बचाना, खाना नहीं। अतः वह अक्सर जीत जाता है। यदि आपके उद्देश्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके नेशन के लिए और मानवता के लिए है, तो आपके सक्सेस होने का कोई डाउट नहीं है दोस्तों। फिर दूसरे प्रिंसिपल्स हैं कि आपको यू शुड हैव फुल फेथ, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सक्सेस, डू एफर्ट्स इन द डायरेक्शन, fill yourself with the love, gratitude, do consistent, persistent efforts without any doubt, and use power of words and the prayer. Very commonly मैं बोलता हूँ कि उन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में कभी ना करें, दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक, जो आप नहीं चाहते। आप मरना नहीं चाहते तो डोंट यूज दिस वर्ड। आप मोटे नहीं होना चाहते तो आप इस शब्द का उपयोग नहीं करें। आप एक्सीडेंट नहीं चाहते तो इस शब्द का उपयोग नहीं करें। ये करिए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं पतला रहना चाहता हूँ, मैं ये जीवन लंबे से लंबा जीना चाहता हूँ। और इसके लिए महाराष्ट्रियन कल्चर में मेरे को एक वर्ड है, बहुत प्रभावित करता है। जब उनके घर से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो वो ये नहीं बोलता मैं जा रहा हूँ, वो ये बोलता है मी आतो, मैं आ रहा हूँ। कितनी बड़ी फिलॉसफी है ये, कितनी गहरी बात है ये, कि जो व्यक्ति जा रहा है वो ये बोलता मैं आ रहा हूं, मीन्स उसने कंफर्म कर दिया कि मैं जा रहा हूं तो आऊंगा ही। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। संतोषी सदा सुखी, हम ये जानते हैं। संतोषी वो व्यक्ति जो कंप्लेंट नहीं करता है, जो डिमांड नहीं करता है, जिसके एक्सपेक्टेशन नहीं रहते दूसरों से, वो व्यक्ति हमेशा संतोष में रहेगा और प्रसन्न रहेगा। अब आती है वेल्थ का दूसरा एस्पेक्ट, हेल्थ, शायद जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मैं उस वाले एस्पेक्ट पे बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि उससे ये रिलेटेड है। WHO की डेफिनेशन है कि हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और फिजिकली, सोशली और मेंटली हेल्दी होना। वो WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की। जैसे किसी को डिजीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, चोट ना पहुंचे, साइकोसोमेटिक इलनेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ना हो। फिजिकली स्ट्रांग हो और इफिशिएंट टू वर्क डे टू डे एक्टिविटीज़। सोशली वो व्यक्ति जो कनेक्टेड है दूसरों से, वो सोशली हेल्दी कहलाता है, जिसके रिलेशंस हैं अपने आप से, अपने परिवार के सदस्यों से और परिवार के बाहर समाज के लोगों से, जिसके अच्छे रिलेशन है, वो सोशली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी को वो व्यक्ति है जो अपने इन सारी जिम्मेदारियों को अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति
अपने व्यवहार को संतुलित संयमित करता है और अपने परिवार का लालन पालन करता है, दूसरों की मदद करता है, वो व्यक्ति मेंटली हेल्दी कहलाता है। अब फिजिकल हेल्थ कैसे गेन की जाती है? दो एस्पेक्ट हैं उसके, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट के अंदर मेनली सारे विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और विटामिन ई। ये सारे विटामिन्स संतुलित मात्रा में होने चाहिए। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक। आपकी इम्यूनिटी के लिए जिंक और आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इनकी कमी होती है। प्रोटीन्स, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो 22 होते हैं, और वो लेना अति अनिवार्य है। फैट जैसे बटर, देशी घी आप बोल सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे को ग्रेन्स से, गेहूं से, चावल से, पोटैटो से, इनसे मिलता है। अब उसमें क्या क्या खाएं? उसमें मेरा बहुत ही फिक्स एडवाइस है, गुड़, चना, मूंगफली, दाल, दूध और दही। गुड़ 30 से 50 ग्राम गुड़, 70-80 ग्राम चने, 30-40 ग्राम मूंगफली, 2 कटोरी गाढ़ी गाढ़ी दाल की, चाहे से आप 1 रोटी कम कर दीजिए, 1 गिलास दूध प्रतिदिन पीजिए, और 1 कटोरी भर के आप दही लीजिएगा। दही फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप फ्रिज में रखा हुआ है तो आप अपने घर वालों को बोलिएगा कि खाने के 1 घंटे पहले उस दही को निकाल लें फ्रिज से। ठंडा दही दिक्कत दे सकता है। फिर उसके अलावा अखरोट है, बादाम है, कम से कम 1 अखरोट, 4 बादाम, 1 अंजीर। क्रैनबेरीज में आप कोई सी भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप ले सकते हैं। अपनी 4-5 किशमिश प्रतिदिन ये ले सकते हैं। ये अवॉइड करना चाहिए, बट स्टिल यू कैन कंज्यूम इट, बट ट्राई टू अवॉइड दिस। फिर स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रतिदिन 100 ग्राम स्प्राउट्स खाना अति अनिवार्य है। बाय लॉ, मेक ए लॉ इन योर फैमिली दैट एवरी फैमिली मेंबर विल कंज्यूम दीज इंस्टेड ऑफ सलाद। मैं सबको कहूँगा 1 कटोरी आप सलाद की जगह इन स्प्राउट्स को लीजिएगा। स्प्राउट्स को अच्छे से गलाइएगा, उनको इस तरीके से उगने दीजिएगा। फिर हल्के निवाए पानी से आप धो सकते हैं, और फिर आप उसको कुछ भी हल्का मसाला मिला के ले सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची डालिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट और ऐड हो जाता है, और आप इसको डायरेक्ट चबा के ले सकते हैं। यदि आप फ्राई करना चाहते हैं कि उनको कच्चे पचते नहीं हैं, उनको डकारे आती है, तो ऐसे लोग हल्का फ्राई कर सकते हैं। उनको हार्ड फ्राई करेंगे तो ये जो स्प्राउट्स का एम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें जो एंजाइम्स और जो बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे। इसलिए अंकुरित बीजों इनको ज़्यादा पकाए नहीं, और माइक्रोवेव में तो कतई नहीं करना है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो परमपिता परमेश्वर की प्रकृति की देन है, वो है सहजना की फली या ड्रम स्टिक। ये रिचेस्ट सोर्स है आयरन का और प्रोटीन का। इनको 1 सप्ताह की एक साथ खरीद के ला सकते हैं। इसका आप सूप बनाइएगा, प्रतिदिन इसमें बॉईल करिए, सूप पीजिएगा, और उसका गूदा उसको खाइएगा। ये प्रतिदिन लेना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यू ऑल नो, यू मस्ट कंज्यूम। कोशिश करें आप अपने घर में उगा सकें। फ्रूट्स, 2 सीजनल फ्रूट आपको कम से कम प्रतिदिन खाने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ओवरसीज फ्लाइट में जाते हैं, जो खाना सर्व होता है उसमें अक्सर फ्रूट होते हैं, 2 फ्रूट होते हैं। तो आप अनार है, एप्पल है, फिर ऑरेंजेस है, अंगूर है, इनमें से कोई से भी 2 फ्रूट जो सीज़न में ज़्यादा आते हैं आपको प्रतिदिन खाने ही खाने चाहिए। फिर उसके बाद में डिफरेंट ऑयल्स है, बादाम, अगेन मैं कहता हूँ आपको आयरन की जो रिच सोर्स है, एप्पल है, वो आप लीजिएगा। फिर आंवला और फ्लैक्सीड, ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंवला के लिए कहा जाता है कि ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, वेरी वेरी गुड डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, जिसको आप रस के रूप में ले सकते हैं। इसका च्यवनप्राश, आजकल हमारे आयुष विभाग ने च्यवनप्राश को बहुत प्रमोट किया है। च्यवनप्राश में मैक्सिमम 70-80% आंवला ही होता है, तो आंवला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आजकल आंवले के मुरब्बे आ गए हैं, कम शुगर वाले ड्राई मुरब्बे, कैंडीज इसकी आती है,
बच्चों को आप आंवले का मुरब्बा पूरा प्रतिदिन एक आंवला सभी को खाना चाहिए। फिर अलसी 20 से 30 ग्राम फ्लैक्सीड खाना अति अनिवार्य है, स्पेशली जो वुमेन्स 40 इयर्स के आसपास है, जिनको मेनोपॉज होने वाला है, उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होता है। और अलसी एक अकेला वेजिटेरियन सोर्स है, अदरवाइज ये फिश ऑयल से मिलता है। इसको हल्का सा गर्म करिए, मतलब फ्राई करिए, और हल्का नींबू और हल्का सा नमक डाल के आप उसको पका सकते हैं, मतलब तैयार कर सकते हैं। एक सप्ताह, हर सप्ताह का बनाइए और हर सप्ताह के बाद में नया बनाइए, क्योंकि फिर स्मेल आने लगती है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत रिच सोर्स है ये, 20 से 30 ग्राम इज इनफ। फिर लोहे की कढ़ाई में स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, एल्यूमिनियम की कढ़ाइयों को फेंक दीजिए, अपने घरों से तोड़ दीजिएगा उनको तुरंत प्रभाव से, और लोहे की कढ़ाई में अपना सब्जियां हैं, स्पेशली जो आप छमक लगाते हैं और कढ़ी बनाते हैं, या जो सब्जियां जिनमें नींबू डाला जाता है, उनमें आप इसका उपयोग करिएगा। ये आयरन का एक दूसरा सोर्स है जो नेचुरल देता है। अब इन सब के बावजूद, चूंकि आज के युग में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत है, तो जो भी हम खा पी रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा और टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है। तो इंस्पाइट ऑफ कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स, आप में विटामिन की प्रचुर मात्रा आपको नहीं मिलती, इसलिए आपको लो डोजेज में आपको फूड सप्लीमेंट लेने होंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह कीजिएगा, और B12, विटामिन डी और फेरेटिन का टेस्ट कराइए। फेरेटिन टेस्ट प्राय के डॉक्टर्स नहीं कराते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से कोरोना के बाद में अधिकांश डॉक्टर्स फेरेटिन टेस्ट भी कराएंगे, और अपना फेरेटिन, आयरन का लेवल, हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा मैं, लोह तत्व जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए। ब्लड लॉस होता है उनका हर महीने, और वो रिप्लेस नहीं होता है, और एक कंसिस्टेंट क्रॉनिक आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण बाल झड़ते हैं, कमजोरी आती है, थकान होती है, और कई प्रकार की बीमारियां उनमें पैदा होती है। अतः फेरेटिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दो प्रकार की होती है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगिक एक्सरसाइज। तो बहुत सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज है, वो मैं बताता हूँ। रस्सी कूदना, यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स रस्सी कूद सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और कुछ जो थोड़े से एल्डरली है वो अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाइएगा। फिर योगिक एक्सरसाइज में आते हैं सूर्य नमस्कार, जो 12 एक्सरसाइज, 12 आसनों का योग है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अकेले प्रतिदिन सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 10 से 20, तो फिर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ये सूर्य नमस्कार किसी अच्छे योग गुरु के देख रेख में आपको सीख के करना है, और रेगुलरली उनको चेक कराते रहना है, क्योंकि ये जितनी सिंपल है दिखती है उतनी सिंपल है नहीं है। इसके एक एक एक्शन ब्रीथ के साथ करने होते हैं। अतः सूर्य नमस्कार को किसी योग्य योग गुरु के देख रेख में सीखे, और पीरियोडिकली उसको करेक्ट कराते रहे। अब मैंने आपको एक वर्ड काम में लिया, फिजिकल एक्सरसाइज और योगिक एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज वो है जो आप शारीरिक रूप से करते हैं, शारीरिक लेवल पे करते हैं, फिजिकल लेवल पे करते हैं। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है और सेल का नॉर्मल डिके होता है। इट्स विच इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, जो हम जिम में करते हैं हैवी म्यूजिक के साथ में। हम बहुत ही वो म्यूजिक होता है, आई नेवर लाइक दैट म्यूजिक इन विच आई सी इन द जिम, बिकॉज वो सब एक्साइटमेंट पैदा करता है। जबकि योगिक एक्सरसाइज फिजिकल और मेंटल लेवल पे होती है। जो आप क्रिया कर रहे हैं, जिन मसल्स को काम में ले रहे हैं, उस वक्त आप अपने मन को, अपने थॉट एनर्जी को उस अंग की तरफ लेके जाते हैं, उसको एनर्जी से चार्ज करते हैं। उस अंग की वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, या जिसको लाइफ फोर्स कहा जाता है, चेतनता कहा जाता है, वो बढ़ती है। ये डिफरेंस है। इधर खर्च हो रही है और इधर हमारे को कैलोरी की बात नहीं कर रहा, वजन नहीं बढ़ेगा, डरिए मत।
मैं लाइफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, वाइटल फोर्स की बात कर रहा हूँ। और सेल्स रिजुविनेट होती है, रिपेयर होती है, डिटॉक्सिफाई होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द योगिक एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज। अब मैं आपसे बात करता हूँ योगिक एक्सरसाइज कैसे होती है। इनको स्लो करना होता है, ग्रेजुअल मसल मूवमेंट करना होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट इनिशियली कंफर्ट लेवल में करना, फिर धीरे धीरे बना रहा है। मान लो आपको गर्दन को इतना घुमाना है और यहाँ आते टाइटनेस आ गई तो आप रुक जाइए आज, फिर धीरे इतना बढ़ाइए, फिर धीरे बढ़ाइए। ग्रेजुअल करना है और धीरे धीरे रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाना है आनंद के साथ। फिर है आपको आपके विचार, जैसे मैंने गर्दन घुमाई तो मेरा विचार गर्दन की सारी मसल्स पे और वर्टिब्रा पे, जॉइंट्स पे जाना चाहिए कि मेरी मसल्स ये घूम रही है, यहाँ काम कर रही है। मीन्स आपकी विचार शक्ति आपको उन मसल्स और जॉइंट्स पे ले जाने हैं जो एक्शन में है। और फिर आपको मेंटली बोलना है कि मेरी वो मसल्स और जॉइंट में शुद्ध रक्त जा रहा है, वो मेरी मसल्स के एक एक सेल में वो शुद्ध रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है, और टॉक्सिन्स निकलते जा रहे हैं। वो टॉक्सिन सारे ब्लड में बाहर जाके लंग के थ्रू बाहर चले गए, और अब देखो ये मेरी कोशिका और ये मसल्स स्ट्रांग हो गई है, चार्ज हो गई है। आप अपने आप को हिप्नोथेरेपी दे रहे हैं, सेल्फ थेरेपी दे रहे हैं, रैकी थेरेपी दे रहे हैं। और फिर ये एक्सरसाइज ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ में की जानी चाहिए। जब आप कोई एक्शन करते हैं तो सांस लेनी है, सांस होल्ड करनी है, और जब रिवर्स करते हैं तो सांस छोड़नी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, फिर जब आप पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो तुरंत दूसरी एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी है। यू हैव टू गिव अ गैप ऑफ फ्यू सेकेंड्स, एंड इन बिटवीन दैट गैप्स आपको उन मसल्स को, उन जॉइंट्स को, शरीर के उस हिस्से को दृष्टा भाव से देखना है। मतलब आप अपने आप को अलग करिए और देखिएगा अपने गले की तरफ, नेक की मसल्स की तरफ, महसूस करिएगा कि वो सही में बेहतर हो गई है, और आप रियलाइज करेंगे कि नई एनर्जी आ गई है, स्वस्थ हो गई है, थायराइड में नया रक्त का संचार हुआ है, गले में नए रक्त का संचार हुआ है, और वो पहले से हेल्दी हो गई और अच्छी दिख रही है। दृष्टा भाव, जब ये पांचों चीजें आप एक छोटे से एक्शन के साथ में करेंगे तो मैं आपको बोल सकता हूं कि वो शरीर का हिस्सा स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ हो जाएगा। ये फ्यू योगिक एक्सरसाइज है, नेक के मूवमेंट है, शोल्डर के हैं, आई बॉल्स हैं, लोअर लिम्ब है, ताड़ासन है, पादहस्तासन है, वज्रासन है, और सूर्य नमस्कार मैंने जब बताया। और आपको ये सब सारी क्रियाएं छोटी छोटी है, लेकिन किसी योग गुरु की देख रेख में ही सीखनी है। ये नेक एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हैं। स्लोली आपको गर्दन को घुमाना है, विचार शक्ति को मसल्स और जॉइंट्स पे ले जाना है, ब्रीथ लेनी है, लास्ट में रुकना है, फिर वापस ब्रीथ एक्सेल करते हुए धीरे 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 आपको गर्दन को सीधे लाके रुक जाना है। 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर अगेन अपोजिट साइड में जाइएगा, ब्रीथ करते हुए जाइएगा, मसल्स का निरीक्षण करिए, विचार शक्ति को लेके जाइए, सेल्स को चार्ज करिए, अंत में जाके रुक जाइए, फिर रिवर्स करिए सांस को रोकते हुए। अब एक छोटी सी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक एक्सरसाइज में मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई है, 5 एक्शन बताए हैं। अब ये नेक मूवमेंट है, साइड टू साइड मूवमेंट करना है। फिलॉसफी वही है
जो पांचों चीज़ें इसमें करनी है, आपको विचार शक्ति ले जानी है, ब्रीद इन करनी है, ब्रीथ आउट करना है, रुकना है, ठहरना है। जो भी एक्शन आप योगा में करते हैं उसकी अंत अवस्था, जो चरम अवस्था है, उस वक्त उसमें ठहरना है, तुरंत रिवर्स नहीं करना है, उसमें ठहरना और कोशिश करनी ज़्यादा देर रुके। और जो लोग ज़्यादा देर रुक पाते हैं वो या तो उस वक्त कुंभक करे, सांस को रोक ले, या ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, उस पर रुक करके और फिर रिवर्स करें। शोल्डर मूवमेंट्स है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है। इसमें आपको पहले फ्रंट में ले जाना है, पीछे ले जाना है, फ्रंट में लाना है, फिर पीछे ले जाना है। और वही विचार शक्ति 5 स्टेप इसके अंदर भी होंगे। फिर आपको सरकमडक्शन मीन्स पूरा घुमाना है, पीछे ले जाना, कान से सटाना, आगे लगाना और कोहनियों को मिलाना है आगे की तरफ, ऐसे इनको मिलाना है। गर्दन सीधी रखनी है, कमर सीधी रखनी है। ये गलत है, मेरी अभी गर्दन जो आगे आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ले जाइए, फिर विचार करिए क्या हुआ आपके शोल्डर जॉइंट पे नई शक्ति का संचार हो। अभी शोल्डर गर्डल मूवमेंट है। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे, यहां पर हो रहा है, ये लॉक है, आगे पीछे। उन्हीं पांचों चीजों का उपयोग आपको इसमें भी करना है। फिर स्मॉल जॉइंट मूवमेंट है, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एक्सरसाइज है ये भी, लेकिन आपको पांचों स्टेप इसमें भी लेने हैं। मन को सारे जॉइंट्स पे लगाना है, फिंगर की मसल्स पे ले जाना है, विचार करना है वो सब हेल्दी हो रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल रहा है, ऑक्सीजन उसमें जा रही है और जॉइंट मेरे पहले से हेल्दी हो गए हैं। ये विचार करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। यही विचार शक्ति है जो आपकी कोशिकाओं को रिजुविनेट करती है, नई प्राण शक्ति प्रोवाइड करती है। अब आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में कनेक्ट विद द पीपुल्स, जो लोग अपने आप से, अपने परिवार के सदस्यों से और समाज के लोगों से कनेक्टेड हैं, वो सोशली हेल्दी कहलाते हैं। मदद करते हैं, मदद लेते हैं, प्यार करते हैं, प्यार पाते हैं, वो सोशली हेल्दी है। अब एक वर्ड है इसमें, हेल्प। हेल्प को मैं, जब आप किसी व्यक्ति की हेल्प करेंगे तो आप में कर्ता का भाव आएगा और अहंकार पैदा होगा। जब कर्ता का भाव आएगा तो आप में इच्छा होगी इन रिटर्न मिलने की, देन यू डेवलप एक्सपेक्टेशन। और जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो दुख मिलता है। ऐसा कहा जाता है, एक्सपेक्टेशंस आर द कॉज ऑफ सॉरो। तो आप मदद करने के लिए मदद मत करिए, क्योंकि बेसिकली आप हैं क्या जो किसी की मदद करेंगे। जो करता परमपिता परमेश्वर करता है, आप कुछ भी नहीं करते। तो सांसारिक भाषा में फिर भी हम कर रहे थे, तो आप हेल्प करने के लिए मत करिए, आप अपने प्लेजर के लिए कोई काम करिए, आनंद के लिए। मैंने ये कार्य उसको हेल्प करने को नहीं, उसको हेल्प करने से मुझे आनंद मिलेगा इसलिए मैंने करी। जब आप प्लेजर को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं, मीन्स आप अर्न कर रहे हैं, मीन्स यू आर गेनिंग, you are on receiving end, you are not on giving end. When you are on receiving end, when you are not on giving end, जब आप गिविंग एंड पे नहीं होंगे तो कर्ता का भाव नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी और दुख नहीं होगा। अतः कोई भी काम आनंद के लिए करिए और तब तक करिए जब तक आपको आनंद मिल रहा है। तो जीवन में आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मैंने उसके लिए कार्य किया, और उसी वक्त आप भूल जाएंगे, क्योंकि भविष्य में यदि वो व्यक्ति नहीं करता है तो आपको दुख होता है। ये भी समाज में बहुत बड़ा दुख का कारण है। रिलेटिव्स अक्सर कहते सुने जाते हैं कि मैंने उसके लिए किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, लेकिन उसने मेरे लिए नहीं किया, और ये वो गांठ बांध लेते हैं, रिलेशंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो कभी भी आप किसी के लिए कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आप आनंद के लिए करिएगा।
अब आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो कंट्रोल ऑफ नेगेटिव थिंग्स और गेनिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। नेगेटिव थिंग्स को कंट्रोल करना, एक जैसे दुख का कारण मैंने आपको बताया, एटीट्यूड, असफलता, असंतोषी होना। फिर इससे पहले मैंने आपको बताया लोगों से एक्सपेक्टेशन करना। यदि ये सब एक एक काटते जाएंगे ना अपने जीवन में से, इन सब चीज़ों को निकालते जाएंगे वन बाय वन, तो आप मेंटली हेल्दी होते चले जाएंगे। आपका हैप्पीनेस का लेवल, आपका हैप्पीनेस का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन में आनंद का स्तर बढ़ता चला जाएगा और दुख कम होते चले जाएंगे। ऐसे ही मेंटल हेल्थ में तीन मेन प्रॉब्लम हमारी होती है। और मैं स्ट्रेस शब्द की जगह सबको ये कहूँगा, स्ट्रेस शब्द अपनी डिक्शनरी से लगा करके आप नॉट हैप्पी शब्द का उपयोग करिए। नॉट हैप्पी दो चीज़ें बताता, प्रसन्नता जो मुझे होनी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, मैं जो मुझे होना चाहिए वो आपको ही बताता है कि मुझे प्रसन्न होना है। ये फायदा है नॉट हैप्पी शब्द का उपयोग करने का। और यदि आप स्ट्रेस शब्द का उपयोग करते हैं, मतलब आपने स्वीकार लिया कि मैं हूं, या आपको स्वीकारना नहीं है, आपको बोलना मैं हैप्पी नहीं हूं जो मुझे होना है। तो वन इज दिस, अनदर इज ऑब्सेशन एंड एंगर। अब आता है नॉट हैप्पी है, आपके मस्तिष्क में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसका सिंपल फंडा है इसको मैनेज करने का। जैसे आप सड़क पे ट्रैफिक मैनेज करते हैं, खराब से खराब ट्रैफिक में भी बिना किसी से भिड़े घर और घर से ऑफिस आ जाते हैं, वैसे ही आप अपने ब्रेन का ट्रैफिक मैनेज करिए। बहुत सिंपल फंडा है। कई बार हमें सुबह लगता है हम आज तो बॉस कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। सुबह सोचा, दोपहर को भी बच गए, शाम तक भी बच गए और अगले दिन भी बच गए। फिर वही प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम, फिर वही सोचा। हम इससे क्या सीखते हैं? अरे अब तो सीखो नहीं यार, कुछ ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा फंडा मेरे को लगता है 3 इडियट पिक्चर का, ऑल इज वेल, डोंट वरी, आई एम देयर ना। वो मेरा ब्रदर है, मेरे पास स्टाफ है, सॉल्व करेंगे ना प्रॉब्लम। ओके, ऑल इज गोइंग टू बी वेल, डोंट वरी, लेट अस सी हाउ वी कैन डू, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेसेस। अब आता है एक ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो मैक्सिमम लोगों को है। और ऑब्सेशन भी बहुत बड़ा मेंटल इलनेस का या दुखी रहने का या कई ग्रंथियों के पैदा होने का कारण है। अब ये ऑब्सेशन क्या है? एक ही विचार का बार बार आना ऑब्सेशन है। आप यहाँ देख रहे हैं सेम थॉट, किसी ने 10 साल पहले आपके साथ कुछ किया था, अब आप रिटर्न में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन विचार हर वक्त आता रहता है, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। द थॉट कीप्स ऑन कमिंग, दैट इज द ऑब्सेशन। आपसे कोई गलती हो गई और वो विचार आए जा रहा है, एंड अल्टीमेटली यू स्टार्ट रेलिशिंग दैट दोज नेगेटिव थॉट्स, और आप उसको पकड़ लेते हो, छोड़ते नहीं हो। ये ऐसे ही जैसे किसी को दारू पीने का, स्मोकिंग करने का एडिक्शन होता है, ऐसे ही हमको उन नेगेटिव थॉट्स का एडिक्शन हो जाता है और हम उसको रेलिश करने लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसको रियलाइज करें कि दिस थॉट इज हार्मफुल। जैसे दारू हार्मफुल है, अल्कोहल है, टबैको है, कोकेन है, ऐसे ये विचार नेगेटिव मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसको मुझे बाहर निकालना है। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह, अनवांटेड गेस्ट है, थ्रो हिम आउट, जस्ट पुश हिम आउट। अब पुश हिम आउट, दैट्स अ सिंपल थिंग टू से, बट इट्स नॉट इजी। इसके लिए मैंने एक प्रिंसिपल बनाया है। आपके ऑफिस में आपके सामने एक चेयर है, वो खाली है तो अनवांटेड व्यक्ति आके बैठ जाता है। आप उस चेयर को खाली मत रखिएगा। आपको पता लगा वो व्यक्ति खराब आने वाला, उस चेयर पे बहुत सारा सामान रख दीजिएगा, या किसी और दूसरे व्यक्ति को बुला के बैठा दीजिएगा। वो व्यक्ति आएगा, देखेगा जगह नहीं है तो चला जाएगा। सो सिंपल, यू डू इट एवरी डे। ऐसे ही आप किसी दूसरे विचार को पकड़ लीजिए। ये विचार हो सकता है
कोई मंत्र हो, कोई जाप हो। जैसे मैं हनुमान चालीसा का उपयोग बहुत करता हूँ। हनुमान चालीसा बहुत सिंपल होती है, याद भी हो जाती है और बहुत जल्दी आ जाती है। या जैन लोग जो दूसरे पाठ करते हैं, जो भी आप रेगुलर चीज़ करते हैं, महामृत्युंजय का जाप है, गायत्री मंत्र का जाप है, जो भी जाप करते हैं, जो ही वो थॉट आया खट से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, वो थॉट चला जाएगा और वो अनवांटेड आदमी धीरे 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 आना बंद हो जाएगा। दैट इज द सिंपल मोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेशन विच इज वेरी कॉमन। यू प्रैक्टिस इट माय डियर, यू विल विन। अब आता है गुस्सा। गुस्सा मुझको भी आता है, आपको भी आता है। गुस्सा एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, लेकिन जब बार बार आता है तो एबनॉर्मल होता है, जो नहीं आना चाहिए। क्योंकि गुस्से से किसी का कोई लाभ नहीं होता, नुकसान अपना ही होता है। तो गुस्से का मैंने एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकाला, रिप्लेस इट विद द लाफ। और ये मैंने सीखा वो उस पिक्चर से जिसमें ये डॉक्टर बनता है और ये बोमन ईरानी, जब इसको उस पर गुस्सा आता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब ये बेवकूफ़ी की हरकतें भटकता है, इसको गुस्सा आता है तो गुस्सा नहीं करता है, जोर जोर से हंसता है। आई लर्न फ्रॉम इट। अब मेरे को जब भी कहीं गुस्सा आता है तो मैं हंसने लगता हूँ। मेरे को लगता है थोड़ा सा भी मैं परेशान हो रहा हूँ तो मैं हंसने लगता हूँ। मेरे को बहुत तेज सिर दर्द होता है तो भी मैं हंसने लगता हूँ। दैट्स व्हाट आई लर्न। यू कैन डू इट, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड यू विल रियलाइज दैट वो चीज़, उस गुस्से से, उस परेशानी से, उस क्षण को आपने हंस के निकाल दिया तो उसके बाद में नेक्स्ट क्षण तो नॉर्मली आएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग आल्सो। अब आता है नाड़ी शोधन अपने मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, नाड़ी शोधन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है मैक्सिमम डिजीजेस का। ये प्राणायाम है सिंपल, और प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आपके संस्कारों में डीप रूटेड जो चीजें, हैबिट्स, बिहेवियर एबनॉर्मलिटी, पर्सनैलिटी का अंग बन चुकी है, उनको भी ये बदल सकता है। मैं इसके लिए कहता हूँ आपके जीन्स को म्यूटेट कर सकता है, इतनी पावर है इस प्राणायाम के अंदर। यदि आप इसको करते हैं, आपको एक सांस, एक नाक से सांस लेना है, ब्रीथ को रोकना है और दूसरे से निकालना है, फिर इससे लेना है, रोकना और निकालना है। आप ये प्रक्रिया एक रेशो में करते हैं, एक के रेशो में सांस लो, 4 के रेशो में सांस रोको और 2 के रेशो में निकालिएगा। फिर इससे 1 के रेशो में सांस लीजिए, निकालिएगा। इसको बताना सिंपल है, लेकिन आप किसी योग टीचर से इसको सीखेंगे तो बेहतर है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीधे बैठना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, आंखों को भूमध्य के ऊपर टिकाना है और फिर धीरे धीरे अपने यथाशक्ति अनुसार सांस लेना है, सांस रोकना है, फिर निकालना है, फिर इसी से लेना और फिर रोकना है और लास्ट में आनंद का अनुभव करना है। आंखें भूमध्य पे होनी चाहिए और आप रेस्पिरेशन को वॉच भी कर सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन और थॉट दोनों मिले हुए होते हैं। यदि रेस्पिरेशन स्थिर होगा तो आपके विचार स्थिर हो जाएंगे और आपका जीवन इस बालक जैसा हो जाएगा। आई थिंक हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं ऐसा बन जाऊं। आप भी बन सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ईश्वर ने हमारे को अपार शक्ति, असीमित शक्ति और कई क्वालिटीज दी है, हम उनको भूल गए हैं। हम उस वेल्थ को कमाने में उनको भूल गए हैं। मनी के चक्कर में हमने हमारी लाइफ स्टाइल चेंज की और हमें कोरोना मिला। अब टेक होम मैसेज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैं अंत में शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आपके भोजन में सारे विटामिन होने चाहिए। विटामिन डी आपको रेगुलरली लेना है, क्योंकि किसी को भी नहीं मिलता है। जिंक, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेना है। प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसकी रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी पर डे होती है, ये आपको लेना 3 बार है। उसके बाद में 2 कटोरी दाल, 1 गिलास दूध, दही 1 कटोरी लेना है, 100 ग्राम स्प्राउट्स आपको प्रतिदिन लेने हैं, 30 से 40 ग्राम गुड़ लेना है,
लेमन आप ले सकते हैं। पम्पकिन सीड्स को सुपर फूड कहा जाता है अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है पम्पकिन सीड और वाटरमेलन के सीड्स। ड्रम स्टिक्स, सुरजना की फली, आंवला, बादाम 4, एक अखरोट, 20 से 30 ग्राम फ्लैक्स सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रतिदिन लेना है। और 2 सीजनल फ्रूट लेने हैं। गुड हाइड्रेशन होना चाहिए, 1.5 to 2 लीटर एवरी डे यू मस्ट टेक। डोंट टेक फ्रीज वाटर। और अपने घरों से धीरे धीरे प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दीजिएगा। डोंट कीप वाटर इन योर प्लास्टिक बॉटल्स। एंड इफ यू आर हैविंग द ओल्ड बॉटल, जस्ट थ्रो देम, क्रश देम एंड थ्रो देम, destroy them rather, not throw them, destroy them। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन इतना कहूँगा कि जो हमारे सभी धर्मों में व्रत को, भूखे रहने को, इंटरमिटेंट या एक दिन के उपवास को इम्पोर्टेंस दी गई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे अभी नोबेल प्राइज़ मिला एक साइंटिस्ट को जापान के। और वो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा लेने के लिए और प्रोटीन खाने के लिए जो दूसरी डेड सेल है, खराब सेल पड़ी, उनको खा जाती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनसे विटामिन और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करती है, उसे ऑटोफैगी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है हल्दी। 1 चम्मच बहुत बारीक पिसी हुई हल्दी, उसमें 1 ग्राम काली मिर्ची, 1 कप दूध और 2-3 बूंदे घी की आप डालिएगा। प्रतिदिन आप लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं करती, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। फिर मैंने बताया आपको चेंज इन एटीट्यूड, संतोषी स्वभाव बनने की कोशिश करिएगा। रेगुलर योगिक एक्सरसाइज करिएगा 20 से 30 मिनट, 15 से 20 मिनट प्राणायाम करिएगा प्रतिदिन। कोविड के रेफरेंस में आपको मैं बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार के जो सिम्टम मैंने इनिशियली बताए थे, जैसे हल्का बुखार होना है, गले में खराश है, स्टीकी थ्रोट हो रहा है, तो आपको गर्म पानी पीना है रेगुलरली। डॉक्टर से कंसल्ट करना है और तुरंत गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। गर्म पानी इतना हो कि मुंह ना जले, लेकिन ठंडा भी ना, और इतनी देर तक पीना है कि आपको पसीना आ जाए। यदि आप ऐसा करते हैं दिन में 2-3 बार, तो केरल के एक डॉक्टर की स्टडी है, उसके उनको काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और स्पेशल थैंक्स टू कृष्ण गर्ग जी एंड मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और अपने क्लब में बुलाया और ये लेक्चर मेरे से आप लोगों में करवाया। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। यह आप जो यूट्यूब पे लोड है उसके पर आप क्वेरीज डालिएगा, हम उनका आंसर आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।